नमस्कार दोस्तों। साल 712 अखंड भारत के पश्चिमी सीमा रक्षक और सिंध प्रांत के राजा दाहिर 17 वर्षीय अरबी कमांडर मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध हार जाता है। ये बात आज लगभग हर जागरूक हिंदुस्तानी जानता है, लेकिन क्या वो ये जानता है कि इस 17 वर्षीय लड़के ने आखिर हमला किया क्यों था? कारण क्या थे कि सिंध का एक अनुभवी और शक्तिशाली राजा एक नौसिखिए लड़के से युद्ध हार गया? और इस अप्रत्याशित हार के बाद क्या हुआ सिंध का, क्या हुआ दाहिर के परिवार का और क्या हुआ अखंड भारत का? तो ये सब जानने और समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि राजा दाहिर आखिर थे कौन, क्यों इनका इतना महत्व है भारतीय इतिहास में। राजा दाहिर सिंध प्रांत यानी कि अखंड भारत की पश्चिमी सीमा प्रांत के अंतिम हिंदू राजा थे। राजा दाहिर को इस सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश की राजगद्दी अपने चाचा चंदर से विरासत में मिली थी, और ये जो राजवंश था वर्षों से पश्चिमी आक्रांताओं से भारत भूमि की रक्षा करते रहे थे और उसके लिए अपना रक्त बहाते रहे थे। यानी कि जब तक दाहिर की पीढ़ियां रही, भारत की पश्चिमी सीमा को कोई आक्रांता भेद नहीं सका था। खैर, बात चल रही थी कि ये हमला आखिर हुआ क्यों। तो सबसे पहले इसके लिए हम जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो इतिहासकारों की अलग अलग राय हमारे सामने आती है। बहुत से इतिहासकारों को जब हम पढ़ते हैं तो उन इतिहासकारों में कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अरब और दाहिर की दुश्मनी पहली बार अरबी व्यापारियों के 8 जहाजों के लूटे जाने के मामले से शुरू हुई। दरअसल ये मामला कुछ ऐसा था, उस समय अरबी देशों से श्रीलंका तक व्यापार होता था और श्रीलंका में भी अरब देशों के व्यापारी थे, वो व्यापार करने के लिए जाते थे। तो होता यह है कि कुछ अरब के रहने वाले व्यापारियों की मौत हो जाती है, वो भी किसी अनजाने कारणों से, जिसके कारण का पता नहीं चलता। ऐसे में श्रीलंका का राजा इसे अरब सैनिकों की कृपा प्राप्त करने के मौके के रूप में देखता है और उन्हें लुभाने का प्रयास करता है, और इसी उद्देश्य से वो एक निर्णय लेता है कि अरबी व्यापारियों की जो विधवाएं बची थी और जो बच्चे थे उनको वो न केवल समुद्री जहाज से वापस भिजवाने का प्रबंध करता है, बल्कि उसके साथ बहुत सा धन, बहुत से उपहार, बहुत से पुरस्कार भी देता है कि ताकि वो अरब सत्ता को खुश कर सके। उस समय के जो बगदाद के गवर्नर हुज्जाज थे उसको वो भेंट करता है, लेकिन होता क्या है कि वो जो धन था, वो दौलत, वो उपहार हुज्जाज तक पहुंच नहीं पाते। कारण होता यह है कि जब जहाज अपनी यात्रा कर रहा था और अरब देशों की तरफ वो समुद्र से, अरब सागर से होता हुआ जा रहा था, उस समय उसमें देवल बंदरगाह जो कि कराची के निकट पड़ता है, और कराची तत्कालीन जो भारत था उसका एक अखंड हिस्सा था और वो पश्चिमी प्रांत पर था। तो उधर से जब वो जाता रहता है तो उसमें कुछ खराबी आ जाती है और उसको रुकना पड़ता है। तो वो देवल बंदरगाह के निकट रुक जाता है और वहां पर एक अप्रत्याशित घटना घटती है। कुछ लुटेरे उस जहाज को लूट लेते हैं। उस लूट के बाद किसी तरह मौका पाकर उस जहाज के जो यात्री थे वो बगदाद के गवर्नर अल हज्जाज बिन यूसुफ को पत्र लिखते हैं, जिसमें हज्जाज से मदद मांगने की गुहार लगाई गई थी। हज्जाज दाहिर को इसका जिम्मेदार मानता है और लूटा हुआ माल और अगवा की गई औरतों को दाहिर से वापस मांगने के लिए चेतावनी भरा पत्र लिखता है। उसका मानना था कि ये काम दाहिर ने किया है। राजा दाहिर इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। हज्जाज इससे खफा हो जाता है और बदले की भावना से वह अपने भतीजे 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को 6000 अरबी सीरियाई सैनिकों के साथ भारत के पश्चिमी प्रांत सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है। लेकिन ये एक कारण है, कुछ इतिहासकार इस घटना को केवल एक बहाना मात्र मानते हैं। वो कहते हैं कि ये केवल तात्कालिक कारण था, एक बहाना मात्र था, इसके पीछे असली कारण कुछ और है। इस संबंध में वर्तमान पाकिस्तान में एक 10 भागों का आधिकारिक इतिहास प्रकाशित हुआ है। उसके एक इतिहासकार है डॉक्टर मुमताज हुसैन पठान। वो कहती हैं कि अरबों द्वारा आक्रमण के लिए बताई गई अरब जहाजों की लूट की घटना बिल्कुल एक मनगढ़ंत है। वे दाहिर को अपने आश्रय में आए हुए कुछ अरबी मुसलमानों की रक्षा, वो भी अरब के ही मुसलमान भाई बंधुओं से, करने को असली कारण मानती हैं। उनका मानना था कि वो कारण नहीं था, कारण ये था कि दाहिर ने कुछ अरबी मुसलमानों को शरण दी थी और उसकी खटक उसके मन में थी। दरअसल होता क्या है, इसके पीछे 660 ईस्वी में यजीद बिन मुआविया सीरिया के खलीफा बने थे और उस समय पर हुसैन और जुबैर ने खलीफा मानने से इन्हें इनकार कर दिया। अब मजे की बात यह है कि ये हुसैन और जुबैर थे कौन?
हुसैन अली के बेटे थे और जुबैर मोहम्मद पैगंबर के साथी थे। और इस असहमति का परिणाम होता है फितना अर्थात मुस्लिम गृह युद्ध। इस गृह युद्ध में जो कि करबला में हुआ था, हुसैन और उसके भाई और उनके कई रिश्तेदार शहीद हो जाते हैं और इसका बड़ा ही भयंकर दुष्प्रभाव होता है। इस दुष्प्रभाव से ही बचने के लिए बहुत से मुसलमान अरब छोड़कर शांति की खोज में सिंध में शरण लेने लगते हैं और यहाँ के शासक उन्हें शरण देने भी लगते हैं। इन्हीं में से एक मामला था अलाफी भाइयों का। दोनों अलाफी भाई यानी कि माविया बिन हारिस और मोहम्मद बिन हारिस, वो भी अपनी जान बचाने के लिए और शांति से जीवन यापन करने के लिए राजा दाहिर के दरबार में शरण लेने पहुंच जाते हैं। राजा दाहिर उन्हें शरण देता है, लेकिन उस समय के बगदाद के गवर्नर हुज्जाज को ये बिल्कुल गवारा नहीं था। वो पत्र लिखकर अलाफी बंधुओं को वापस करने के लिए मांग करते हैं, लेकिन राजा दाहिर शरणागति की रक्षा को अपनी संस्कृति का आदर्श मानते हुए अलाफी बंधुओं की रक्षा करता है और दोनों को वापस नहीं सौंपता। कहा जाता है कि आगे चलकर यही युद्ध का असली कारण बनता है। लेकिन एक तीसरा पक्ष और भी आता है जिसको कुछ इतिहासकार मानते हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों जो कारण है वो तात्कालिक कारण है, ये इतने बड़े कारण नहीं थे कि कोई युद्ध करने के लिए भारत तक आ जाए। असली जो कारण था वो ये था इस्लाम का वैश्विक साम्राज्य स्थापित करने का उद्देश्य, और जिसकी सबसे बड़ी जो बाधा थी वो थी अखंड भारत यानी कि अखंड हिंदुस्तान। अब ये कारण इसलिए ज्यादा मजबूत लगता है और दूसरे कारण इसलिए ज्यादा हल्के लगते हैं क्योंकि कासिम का ये कोई पहला आक्रमण नहीं था। भारत पर अब से पहले भी बहुत से आक्रमण हुए थे और ये आक्रमण 636 से 37 ईस्वी से ही लगातार हो रहे थे, यानी कि इस्लाम की स्थापना के लगभग 15 वर्षों बाद ही ये शुरू हो गए थे, जब उमर खलीफा वहां के खलीफा थे। लगभग 15 असफल आक्रमणों के बाद, जिनका कि इतिहास में उल्लेख मिलता है, कासिम का ही वो पहला आक्रमण था जो कि सफल हुआ। इससे पहले के आक्रमण असफल हुए थे, इसलिए इतिहास में उसका बहुत जिक्र नहीं मिलता। अब इस तरह 3 कारण आपके सामने आते हैं। इनमें से आपको क्या लगता है कि असली कारण क्या हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आगे असली कारण को समझने के लिए, जानने के लिए आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो असली कारण आपके और समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं कासिम के उस आक्रमण की तरफ और देखते हैं कि कैसे सिंध की रक्षा करने के लिए, लड़ने के लिए और अपना परिवार का जीवन कुर्बान करने वाले दाहिर का साथ किन किन लोगों ने कब कब और कैसे कैसे छोड़ा। क्यों 17 वर्षीय नौशीखे लड़ाका अपने से कहीं अनुभवी और शक्तिशाली दाहिर से सिंध की लड़ाई को जीत लेता है। तो दोस्तों, सिंध के इस युद्ध में, जिसे अरोर का युद्ध भी कहा जाता है, उस युद्ध से कुछ समय पहले यानी कि 710 ईस्वी में एक 17 वर्षीय नवयुवक लड़ाका जोश से भरपूर और अपने आकाओं का आदेश और मात्र 6000 की अरबी सीरियाई फौज लेकर आगे बढ़ता है सिराजनगर से। सिराजनगर जो कि ईरान में पड़ता है, भारत की ओर प्रस्थान कर शक्ति, सत्ता और धन की लालसा में और धर्म की पताका फहराने के लिए कासिम मकरान, कनबजूर और अरमान बेला जो कि रास्ते में पड़ते थे भारत आने के लिए, उनको बुरी तरह रोनता हुआ और रास्ते में अपना बाहुबल और धन बल को बढ़ाता हुआ नाव पर सवार होकर पहली बार तत्कालीन भारत के कराची के देवल बंदरगाह पर 712 ईस्वी में पहुंच जाता है और दाहिर के प्रांत में प्रवेश करता है। यहाँ पर सबसे पहले वो देवल पर आक्रमण करता है, जहाँ पर राजा दाहिर की एक रानी जिनका नाम रानाबाई था वो रहती थी और उनके पास केवल थोड़े से सैनिक थे जो युद्ध के लिए नहीं थे बल्कि सामान्य लुटेरों से, चोरों से रक्षा करने के लिए थे। वो अचानक हुए इस हमले से वहां पर भगदड़ मच जाती है और रानाबाई थोड़े से सैनिकों के साथ कासिम से वीरता के साथ युद्ध करती है और अंत में हार जाती है। लेकिन वीरांगना रानी हमलावरों की दरिंदगी से बचने के लिए बाकी अन्य स्त्रियों के साथ जौहर व्रत का पालन करती है और अपनी जान गंवा देती है। कासिम देवल को जमकर लूटता है और भयंकर कत्लेआम करता है। बची हुई स्त्री और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता है। राजा दाहिर को जब इस हमले का पता चलता है तो दाहिर युद्ध के लिए तैयार होता है और युद्ध के लिए चुनता है ब्राह्मणाबाद जो कि सिंधु नदी के पूर्व में पड़ता था। ब्राह्मणाबाद से पहले और देवल के बीच में जो रास्ते, किले और नगर थे, दाहिर को पता था कि वो इनको लूटता हुआ आएगा, इसलिए उसने वहां पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां तैनात कर दी थी ताकि कोई नुकसान ना हो। सामान्य
जनता मारी ना जाए, उनका कत्लेआम नहीं हो और कासिम उनसे लड़ाई करने के बजाय सीधा युद्ध के मैदान में आए। लेकिन कासिम को ब्राह्मणवाद तक पहुंचते पहुंचते उन बीच की छोटी छोटी टुकड़ियों को नष्ट करने में कोई समस्या नहीं होती। वो बुरी तरह उनको रोनता हुआ ब्राह्मणवाद तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी ही अजीब बात होती है कि यहाँ पर जिन सैनिकों के साथ उसने युद्ध किया था, वो सैनिक जब इसे हार जाते हैं तो इसके साथ हो जाते हैं। यानी कि कल तक जो सैनिक दाहिर की सेना में युद्ध लड़ते थे और कासिम के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, वो कासिम की सेना में शामिल हो जाते हैं। यह पहला मौका था जब दाहिर को बड़ा झटका लगता है, ऐसा झटका जिसका उसने कभी अंदाजा नहीं लगाया था। राजा इस संकट की घड़ी में इस विश्वासघात से उबरता है और युद्ध की अगली रणनीति के बारे में सोचता है कि उसी समय राजा दाहिर को दूसरा झटका लगता है। सिंध के बौद्ध अनुयायी जो कि दाहिर के शासन से असंतुष्ट चल रहे थे, छोटी छोटी बातों से जनता नाराज हो जाती है, वो असंतुष्ट बौद्ध कासिम के साथ जाकर मिल जाते हैं और उसी समय यहाँ के जो जाट और मेहर जिनमें भी नाराजगी थी, वो भी दाहिर के साथ ना होकर कासिम के साथ मिल जाते हैं। खैर, कासिम सिंधु नदी की सहायक नदी मेहरान नदी को पार करता हुआ ब्राह्मणाबाद, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के रावड़ नामक जगह के पास है, वहां पर अंतिम युद्ध के लिए पहुंच जाता है। यहाँ दाहिर के लिए एक और जबरदस्त झटका लगता है, एक और विश्वासघात होता है कि 6000 की सेना लेकर अरब से चलने वाला कासिम न केवल उसके सर पर खड़ा था, बल्कि उसकी सेना कई गुना बढ़ चुकी थी। अब ऐसी स्थिति में उनका एक समझदार वजीर था जिन पर वो बहुत भरोसा करता था। वो उन्हें एक सलाह देता है कि आप भारत के अन्य जो राज्य हैं उनसे सहायता मांगिए। इसलिए दाहिर, इससे पहले भी राजा दाहिर अन्य राज्यों से सलाह के लिए पत्र लिख चुके थे, लेकिन अब चूंकि युद्ध सामने खड़ा था, वो अंतिम बार सहायता लेने के लिए पत्र लिखते हैं। तब राजा दाहिर सहायता संदेश में लिखते हैं कि आज आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब आपके और अरब के बीच में मैं एक दीवार की तरह हूँ। अगर मैं गिरता हूँ तो अरब की फौज के हाथों आपकी तबाही को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हमारे शासक इस खतरे को कभी समझ ही नहीं पाए। वे अपने छोटे छोटे रजवाड़ों के शासन में ही खुश थे, जिनमें कन्नौज एक महत्वपूर्ण राज्य था, वो सहायता कर सकता था। और भी अन्य छोटे राज्य थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता। लेकिन फिर भी दाहिर लड़ता है और लड़ने से पहले वो अपनी घोषणा में कहता है, मैं अरबों से खुली लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ और उनसे अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। अगर मैं उन्हें कुचल दूंगा तो मेरा राज्य मजबूती से खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं सम्मान पूर्वक मारा गया तो ये घटना अरब और भारत की किताबों में दर्ज हो जाएगी और महान लोग इस बारे में बात करेंगे। दुनिया के दूसरे राजा जो इसे सुनेंगे वो कहेंगे कि सिंध के राजा दाहिर ने अपने देश की खातिर दुश्मन से लड़ते हुए अपने अनमोल जीवन का बलिदान कर दिया। और ये कहकर दाहिर आहोर के युद्ध में उतर जाता है। यहाँ जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध भूमि में राजा दाहिर को अपनी सेना पर पूरा भरोसा था और उसका मनोबल टूटा नहीं था। और सबसे ज्यादा उसका जो भरोसा था उसे अपनी एक सैनिक टुकड़ी पर था, जो कि अरबी सैनिकों की टुकड़ी थी। भरोसा इसलिए ज्यादा था क्योंकि युद्ध भी अरब की सेना के साथ हो रहा था और उसे ये विश्वास था कि अरबी सैनिकों, यानी कि जो कासिम की सेना है उसमें जो अरबी सैनिक है, उनके राज और रणनीति ये सैनिक मेरे जानते होंगे और उसे युद्ध के समय में काम लेंगे। इसलिए युद्ध शुरू होते ही सबसे पहले राजा दाहिर अपनी अरबी सैनिक फौज को आदेश देता है और युद्ध में भेजता है। युद्ध शुरू हो जाता है और युद्ध कुछ देर चलता है कि तभी राजा दाहिर देखता है कि उसके दुर्भाग्य ने उसका साथ यहाँ भी नहीं छोड़ा। एक अप्रत्याशित घटना घटती है और राजा दाहिर देखता है कि अरबी सेना कासिम की सेना से जाकर मिल गई और उल्टा दाहिर की सेना पर हमला कर रही है। ये विश्वासघात देखकर दाहिर हक्का बक्का रह जाता है और अचानक उसे अपनी रणनीति तुरंत बदलनी पड़ती है और वो तुरंत अपनी सारी सेना को एक साथ लेकर कासिम पर सीधा हमला बोलने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो अलग अलग रणनीतियां बनाते। कासिम तक तेज गति से सीधे पहुंचने का प्रयास करते हैं और उसकी सेना जबरदस्त युद्ध लड़ती है और लगभग पहुंच भी जाते हैं, लेकिन और एक बार फिर राजा दाहिर का साथ भाग्य नहीं देता और दुर्भाग्य से एक तीर कहीं से आकर अचानक हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहे दाहिर को लग जाता है और वो हाथी से नीचे गिर जाते हैं। गिरते ही एक तलवारधारी अरबी सैनिक जो युद्ध लड़ रहा था उन्हें अपनी तलवार से रक्त रंजित कर देता है। दाहिर की मृत्यु के बाद सेना संगठित नहीं रह पाती, जैसा कि मध्यकालीन युद्धों में होता था, इतर बितर हो जाती है और कासिम अपनी सेना के साथ संपूर्ण सिंध को नोच डालता है। लूटी हुई भारी संपत्ति और औरतें, जिनमें राजा दाहिर की 2 बेटियों के साथ
उसके परिवार की दूसरी औरतें भी थी गवर्नर हुज्जाज के पास पहुंचा दी जाती हैं बगदाद, और ब्राह्मणाबाद नगर को और सिंध को मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से दाहिर सिंध यानी अरोर का युद्ध हार जाता है। आपको क्या लगता है कि दाहिर का युद्ध हारने का सबसे बड़ा कारण क्या था? दाहिर के साथ हुए लगातार विश्वासघात या कासिम की बहादुरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। इस युद्ध के बाद बढ़े हुए मनोबल के साथ कासिम कन्नौज की तरफ जाना चाहता है, लेकिन अचानक एक संदेश मिलता है गवर्नर हुज्जाज का बगदाद से, जिसमें कासिम को अभियान रोकने का आदेश दिया जाता है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस सफल अभियान को रोक दिया जाता है? आगे क्या हुआ दाहिर के परिवार का और उसकी बेटियों का, उसके साथियों का? और ये भी एक दिलचस्प बात है कि कासिम भी इस युद्ध के बाद तुरंत मारा जाता है। किसने उसे मारा, ये उससे भी एक दिलचस्प बात है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो में ये सब बातें जानने के लिए